लगभग 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद था। उस समय अकबर शाहिद के सिंहासन पर बैठकर मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अकबर की नीति विस्तारवादी थी और उसने शुरू से ही आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे तले लाने का प्रयास शुरू कर दिया। पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने अपने पश्चिमी अभियान की शुरुआत की और राजपूताने की रियासतों पर मुगल सत्ता को स्वीकार करने की शपथ ली। राजपूताने में सबसे पहले आमेर की रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत को स्वीकार कर लिया। शुरू में अन्य राजपूत रियासतों ने आमेर की इस अधीनता को तुर्कों के आगे झुकाव माना और इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वे भी अकबर की सत्ता को मानने लगे। राजस्थान की कई बड़ी रियासतें अपनी शान और स्वाभिमान को छोड़कर मुगल सत्ता के अधीन हो गईं, लेकिन उस वक्त केवल मेवाड़ ही अपनी स्वाभिमानी पहचान बनाए हुए था। मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह ने अपने पूर्वजों की तरह किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अकबर को पत्र भेजा जिसमें लिखा था, हमारे राजा केवल भगवान एकलिंग हैं, हम उनके दीवान हैं। लेकिन अकबर ने राणा उदय सिंह पर दबाव डालना शुरू कर दिया। आसपास के कई राजाओं को उनके पास भेजा गया ताकि वे मेवाड़ को मुगल अधीनता में लाएं। इसी बीच मौसम अचानक बदल गया। बादलों के गर्जन के बीच राणा उदय सिंह की रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र था मजबूत बदन वाला, बड़ी आंखों वाला और मनमोहक चेहरा लिए, जिसका नाम रखा गया प्रताप। राणा उदय सिंह ने खुशी से कहा, जैसे सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, वैसे ही मेरा पुत्र अपने शौर्य से मेवाड़ को रोशन करेगा। मदर जयवंता बाई कृष्ण भक्त थीं। उन्होंने प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत के युद्ध कौशल की शिक्षा दी। वे उसे सिसोदिया वंश के गौरवशाली इतिहास से भी अवगत कराती थीं। कैसे उनके पूर्वजों ने दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया और कैसे बप्पा रावल ने विदेशी आक्रमणकारियों को 4 वर्षों तक भारत की धरती तक कदम न रखने दिया। प्रताप जब बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। वहां वह सुबह पढ़ाई करता, दोपहर को भीलों की बस्तियों में जाता और शाम को लोहारों के गांव में। उसे हथियार बनाना बहुत पसंद था और इस तरह वह जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। भीलों ने उसे कीका कहा, जबकि लोहार उसे अपना राजा मानने लगे। प्रताप बचपन से ही साहसी, स्वाभिमानी और जिद्दी स्वभाव के थे। वह अपनी उम्र से कई गुना मजबूत था। उसने अफगानों की बस्तियों पर हमले शुरू कर दिए और मेवाड़ से गुजरने वाली मुगल सेना पर गुलेल से हमला किया। उसके ये कारनामे देखकर सभी मानने लगे कि वह महापराक्रमी योद्धा बनेगा और भविष्य में मेवाड़ का राणा होगा। राणा उदय सिंह की कई रानियां थीं और उनसे कई संतानें थीं, लेकिन कुंवर प्रताप की विशेष पहचान थी। वह मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान की चमक था, जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर जाएगी। मीणा पर उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी धीरबाई का राणा उदय सिंह पर विशेष प्रभाव था। उनके सुझाव पर राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार बड़ा पुत्र ही विरासत का अधिकारी होता है, लेकिन कुंवर प्रताप, जिनका हृदय सागर की तरह विशाल था, उन्होंने पिता के आदेश को मानते हुए अपने छोटे भाई जगमाल को राज्य सत्ता सौंप दी। हालांकि मेवाड़ के सभी सामंत, सरदार और जनता ने इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि वे कुंवर प्रताप को ही अपना असली राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वर्ष 1572 आते आते उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में मेवाड़ के हर नागरिक ने भाग लिया, लेकिन जगमाल अपने राज्याभिषेक में व्यस्त था और पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हुआ। यह अवसर था जब मेवाड़ के सरदारों ने गुप्ता की पहाड़ियों पर रक्त स्वप्नित प्रतिज्ञा के साथ कुंवर प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास चूंडावत ने कुंवर प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए घोषणा की, यह लड़का है मेवाड़ का मुकुटधारी, हमारा राणा। इस प्रकार राणा प्रताप अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की ओर कूच कर गए। छोटे भाई जगमाल ने यह देख अकबर की शरण ली और राजगढ़ी छोड़ दी। वर्ष 1573 में कुंभलगढ़ में वीर महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक हुआ। महाराणा प्रताप, जिन्हें हिंदुओं का सूरज भी कहा गया, घोड़े सहित एक वार में दुश्मनों को मात देने वाले महान योद्धा थे।
वे परम स्वाभिमानी शिवभक्त थे जिन्होंने अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। उनका भाला 72 किलो का, छाती 51 किलो की और कुल वजन 208 किलो था, और युद्धभूमि में उनके रौद्र रूप को देखकर दुश्मन भाग खड़े होते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने विशाल मुगल सेना को करारी टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सत्ता को अस्थिर कर दिया। उनकी छापामार युद्ध नीति ने मेवाड़ को पुनः आजादी दिलाई और केसरिया ध्वज लहराया। मुगलों के 40,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। उनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखता नहीं था और तलवार ने कभी पराजय नहीं देखी। यह वह महाराणा थे जिनके सामने हर भारतीय नतमस्तक होता है। 1572 में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब थी। मुगल युद्धों से व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, खजाना खाली था और चित्तौड़ सहित कई भाग मुगल सत्ता के अधीन थे। अकबर मेवाड़ के बची हुई भूमि पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। महाराणा प्रताप ने राजा बनते ही अपने सभी सरदारों को इकट्ठा किया और कहा, मेवाड़ की छाती पर फिर से केसरिया ध्वज लहराएगा। जब तक मैं मेवाड़ को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं करवा लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं राजमहलों में नहीं, पलंग पर नहीं सोऊंगा, न तो सोने चांदी के भोग करूंगा, न कभी अपने वीरों के स्वाभिमान को कम होने दूंगा। उनकी दृढ़ता और शपथ से मेवाड़ के लोगों में नया जोश और उम्मीद जगी। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने विशाल मुगल सेना के सामने डटकर मुकाबला किया। तैयार हो जाइए! राणा प्रताप की हुंकार के साथ ही सभी सरदारों ने अपनी तलवारें आकाश में लहराईं। पूरा दरबार महाराणा प्रताप की जय के घोष से गूंज उठा। इस गर्जना के साथ ही प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र रखने के लिए अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दीं। उन्होंने भीलों के गांवों का दौरा शुरू किया। भील योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल किया गया। लोहारों को हथियारों के निर्माण का काम सौंपा गया और सरदारों को युद्ध की प्राचीन विधियों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इस तैयारी की गूंज दिल्ली तक पहुंची। अकबर ने महाराणा को अधीनता में लाने के लिए दूतों को भेजना शुरू किया। सबसे पहले जलाल खान रश्य को भेजा गया, जो अकबर के दरबार का सबसे चतुर और वाकपटु दरबारी था। लेकिन जैसे ही जलाल खान ने अधीनता की बात की, महाराणा ने उसे तुरंत लौटा दिया। 1 वर्ष बाद अकबर ने आमेर के राजा मानसिंह को भेजा। उस समय महाराणा उदयपुर में थे। मानसिंह प्रताप से मिलने पहुंचे। प्रताप ने उनका आदर सत्कार किया, पर एक मर्यादा बनाए रखी। उन्होंने मानसिंह के स्वागत के लिए उदय सागर झील के सामने एक टीले पर भव्य भोज की व्यवस्था की, लेकिन स्वयं भोजन पर उपस्थित नहीं हुए। जब मानसिंह ने भोजन के दौरान महाराणा की अनुपस्थिति पर प्रश्न उठाया, तब प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने उत्तर दिया, पिताजी को सिर दर्द है, वे नहीं आ सकेंगे, आप विश्राम करें। मानसिंह मुस्कुराए, लेकिन तल्खी से बोले, पिताजी से कहो, उनके सिर दर्द का कारण मैं समझ गया हूं। उन्होंने भोजन नहीं किया, केवल अन्न देवता को चढ़ाए कुछ चावल के दाने अपनी पगड़ी में रख लिए और रवाना हो गए। जाते जाते राणा प्रताप से बोले, दिल्ली की बादशाहत को अस्वीकार करना संघर्ष को आमंत्रण देना है। अगर आपकी इच्छा जंगलों में रहने की है, तो एक दिन वह पूरी होगी। राणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब अगली भेंट युद्ध भूमि में होगी। हल्दी घाटी की ओर बढ़ते कदम। महाराणा प्रताप ने कभी झुकना नहीं सीखा था। उन्होंने अकबर के हर दूत को लौटा दिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि प्रताप अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, तो 1576 में अकबर स्वयं अजमेर आ पहुंचा। वहां से उसने राजा मानसिंह को मेवाड़ पर आक्रमण का आदेश दिया। 1 लाख की विशाल सेना लेकर मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को मेवाड़ की ओर बढ़ चला। 2 महीने की यात्रा के बाद मानसिंह खमनोर गांव के पास पहुंचा। प्रताप को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि दुश्मन पास आ पहुंचा है। वे तैयार थे। कई महीनों से मानसिंह ने मोलेला गांव में डेरा जमाया और राणा प्रताप ने 20,000 सैनिकों के साथ लोसिंह गांव में पड़ाव डाला। उनकी सेना में राजपूत, भील, पठान और लोहारों के बहादुर लोग शामिल थे। और फिर 18 जून 1576 को इतिहास का एक अनोखा युद्ध प्रारंभ हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। आकाश में घनघोर बादल छाए थे, जैसे प्रकृति स्वयं युद्ध का साक्षी बनने को तैयार थी। हल्की बारिश हो रही थी, पर युद्ध की गर्मी उसे भाप बना रही थी।
यह सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, यह स्वतंत्रता और अधीनता के सिद्धांतों की लड़ाई थी। हल्दी घाटी, 18 जून 1576, सुबह का समय। हवाएं तेज थीं, बादलों में रह रहकर बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी। आकाश मानो स्वयं आने वाले महासंग्राम की चेतावनी दे रहा हो। तभी मुगल सेना ने हल्दी घाटी की घाटी में प्रवेश किया। राणा प्रताप ने तत्काल अपने हरावल दस्ते को आदेश दिया, प्रहार करो। मेवाड़ की हरावल सेना ने आंधी की तरह मुगल सेना के पहले मोर्चे पर हमला बोल दिया। तीनों अग्रिम मुगल दस्ते ध्वस्त हो गए। शत्रु भयभीत होकर लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह भागने लगे। अब मेवाड़ और मुगलों की सेनाएं आमने सामने थीं। तभी युद्धभूमि में मेवाड़ का हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप स्वयं प्रकट हुए। उनके आते ही युद्धभूमि का रंग बदल गया। उनका एक एक वार, एक एक चाल शत्रुओं की पंक्तियों को काट रही थी। जिधर राणा बढ़ते उधर मुगलों की लाशों के ढेर लग जाते। बंदायूनी ने लिखा, हमने सुना था राणा प्रताप वीर हैं, पर आज देख लिया कि वे एक पूरी सेना के समान हैं। उनका चेहरा तेज और क्रोध से तप रहा था और हाथों की तलवार बिजली की तरह कड़क रही थी। 3 घंटे में ही मेवाड़ी सेना ने मुगलों के शवों से युद्धभूमि ढक दी। भयभीत मुगल अरावली की घाटियों की ओर भागने लगे, पर तभी उनके सेनापति ने पुकारा, रुको, सम्राट अकबर स्वयं युद्धभूमि की ओर बढ़ रहे हैं। अब मुगल सैनिक सोच में डूब गए। भागे तो अकबर मारेगा, रुके तो राणा। और इसी उधेड़बुन में भय के साए तले मुगल मनोबल खो बैठे। इसी बीच राणा प्रताप अपना प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी मानसिंह को खोजने लगे। तभी उन्होंने देखा मानसिंह एक विशाल हाथी पर बैठा था। मानसिंह, तूने कहा था अगली भेंट युद्धभूमि में होगी, अब मैं आया हूं। प्रताप ने चेतक को उछाला। चेतक के अग्र पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक पर जमा दिए। प्रताप ने भाले से वार किया, पर मानसिंह हौदे में छिप गया। प्रताप का वार घातक था। हाथी का महावत मारा गया। हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया। प्रताप स्वयं भी घायल थे। एक गोली उनके पैर में लगी थी, शरीर लहूलुहान था। तभी झाला बीदा ने आग्रह किया, हुकुम, चेतक को और आपको वैद्य की आवश्यकता है। आप चलिए, युद्ध की कमान मुझे सौंपिए। प्रताप ने झिझकते हुए मेवाड़ का राजछत्र झाला बीदा को सौंपा और कहा, मेवाड़ की आन बान अब तुम्हारे हाथों में है। चेतक अब लहूलुहान था, लेकिन वफादार। वह महाराणा को पीठ पर लिए पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। एक जगह 26 फीट गहरी खाई आई। चेतक ने छलांग मारी, पर जैसे ही पार हुआ, जमीन पर गिरते ही वह बेहोश हो गया। प्रताप उसे सहला ही रहे थे कि तभी शक्ति सिंह, उनका छोटा भाई जो मुगलों की ओर से लड़ रहा था, वहां पहुंचा। प्रताप ने देखा और गरज कर बोले, आज तेरा सीना खुला है, अब तू मुझे भारत माता कहकर नहीं पुकार सकता। तूने अपने पूर्वजों को कलंकित किया है। ये सुनकर शक्ति सिंह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने प्रताप के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस क्षण एक भाई फिर से अपने वतन की मिट्टी से जुड़ गया। वहीं दूसरी ओर हल्दी घाटी में घमासान युद्ध जारी था। घाटियों में राणा पूंजा भील, राजपूत सरदार और हथियारबंद लोहार मुगलों को करारी टक्कर दे रहे थे। शत्रु के पास संसाधन थे, सेना थी, लेकिन मेवाड़ के पास था आत्मबल, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए मर मिटने का संकल्प। अंत में मानसिंह ने महसूस किया कि घाटियों में लड़ना अब आत्मघाती होगा। उसने युद्ध रोकने का आदेश दिया और मुगल सेना को वापस अजमेर ले गया। इतिहास गवाह बना, जहां एक ओर थी साधन संपन्न विशाल मुगल सेना, वहीं दूसरी ओर थी साहस से ओतप्रोत स्वाभिमानी मेवाड़ी सेना और विजयी हुई मेवाड़ की मिट्टी। यह वही युद्ध था जिसने एक बार फिर भारत को याद दिलाया कि स्वाभिमान, आत्मगौरव और मातृभूमि के लिए लड़ने वाले कभी पराजित नहीं होते। राणा का पुनरागमन, दिवेर की हुंकार और चावंड की चढ़ती लौ। हल्दी घाटी की रणभेरी भले ही थम गई थी, पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ लौट आए थे, पर युद्ध के घाव गहरे थे। सेना थकी थी, खजाना खाली था, पर हुक्म ने हार नहीं मानी। इधर दिल्ली दरबार में जब सेनापति आसफ खान अकबर के सामने खाली हाथ पहुंचे, सम्राट क्रोध से तमतमा उठा। 3 महीने तक दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी गई, संपत्ति जब्त कर ली गई और हर शाही सुविधा छीन ली गई। अकबर समझ गया था
यह राजपूत शेर पकड़ से बाहर है। फिर एक और युद्ध। 1577 में अकबर ने कुंभलगढ़ पर एक और आक्रमण का आदेश दिया। सेनापति शाहबाज खान को भेजा गया। राणा को विवश होकर कुंभलगढ़ त्यागना पड़ा, पर मेवाड़ झुकना नहीं जानता। कुछ ही महीनों में प्रताप ने फिर हमला किया, शाहबाज खान को परास्त किया और कुंभलगढ़ वापस जीत लिया। गुजरात की ओर यात्रा और भामाशाह का बलिदान। अब राणा ने अपने सरदारों की सभा बुलाई। निर्णय हुआ, धन एकत्र किया जाए, सेना को पुनः संगठित किया जाए। राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का दायित्व सौंपा और स्वयं गुजरात की ओर रवाना हुए। चूड़िया गांव में राणा का शिविर लगा। वहीं वीर भामाशाह ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। 25 लाख रुपए और 20,000 सैनिकों का खर्च। राणा प्रताप की आंखों में झलकण थे। यह धन नहीं, विश्वास की अग्नि थी। दिवेर की गगनभेदी गरज। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर की ओर रुख किया। किले को चारों ओर से घेर लिया गया। प्रताप ने कहा, कोई नहीं बचेगा, ये हमारी भूमि है, इसे शुद्ध करना होगा। अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर ऐसा प्रहार किया कि वो घोड़े सहित चीर दिए गए। 36,000 मुगलों ने आत्मसमर्पण किया। दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज पुनः लहराया। एक एक किले की वापसी। अब अकबर बौखला गया। 1584 में उसने जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, पर वो भी हार गया। महाराणा प्रताप ने कमल मीर और फिर चावंड पर कब्जा जमाया। अब्दुल्ला, मुगल अधिकारी, अमर सिंह के हाथों टुकड़े टुकड़े कर डाला गया। चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाया। वहीं से उन्होंने मेवाड़ के पुनर्निर्माण की नींव रखी। 32 किलों की विजय और आमेर पर चोट। 1585 से 1575 तक महाराणा प्रताप ने 32 किलों को मुगलों से मुक्त कराया। उन्होंने आमेर के मालपुरा पर आक्रमण किया और मान सिंह के परिवार को बंदी बना लिया। यह हल्दी घाटी का करारा उत्तर था। अब अकबर ने समझ लिया, महाराणा प्रताप को हराया नहीं जा सकता, उसे नजरअंदाज करना ही समझदारी है। 12 वर्षों का स्वर्णकाल। राणा प्रताप ने 12 वर्षों तक मेवाड़ को स्वतंत्रता और स्वाभिमान से शासित किया। व्यापार, कृषि और संस्कृति फली फूली। केसरिया ध्वज पुनः अरावली की चोटी पर लहराने लगा। महाराणा का अंतिम प्रण। 19 जनवरी 1597। 57 वर्ष की आयु में जब महाराणा प्रताप शिकार के लिए निकले और धनुष की प्रत्यंचा खींची, उनके हाथ वहीं थम गए। राणा देवलोक सिधार गए, परंतु वह शरीर से गए, आत्मा से नहीं। उनका स्वाभिमान, उनका प्रण आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजता है। कवियों ने कहा, सिर काट सकते हो पर झुका नहीं सकते। जिस भूमि ने प्रताप को जन्मा है, वहां हर कण में चंद्रगुप्त, हर पत्थर में बप्पा रावल बसता है। जब तक सूरज रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। महाराणा प्रताप की कीर्ति आज भी उनके चरण चिन्हों की तरह अटल है। उनके जैसे योद्धा इतिहास में यदा कदा ही जन्म लेते हैं। उनके तेज और तप का प्रभाव इतना प्रखर था कि उनके समकालीन अब्दुर रहीम खान ए खाना, जो मुगल साम्राज्य के प्रमुख स्तंभों में एक थे, भी प्रताप के सम्मान में नतमस्तक हो गए। रहीम का सम्मान। महाराणा के प्रति रहीम खान ए खाना, वही रहीम जिनके दोहे आज बच्चों की जुबान पर हैं, जिन्होंने अपनी तलवारों को कभी किसी के अधीन नहीं होने दिया, शाही सेना में अपने घोड़ों को दाग नहीं लगवाया और अपनी पगड़ी कभी किसी के आगे नहीं झुकाई। जब मुगलों की सत्ता दिल्ली से निकलकर संपूर्ण भारत को निगलने चली थी, तब एक ही सूर्य राजस्थान की पर्वतों से चमक रहा था, महाराणा प्रताप। सच्चा धर्म, सच्चा शासक। प्रताप केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे धर्म, नीति और लोक कल्याण के भी प्रहरी थे। उनके शासनकाल में जनता निर्भय थी, मंदिर पुनः बने, गौरव लौट आया। उनकी छवि वैदिक परंपरा के एक सच्चे राजा की थी, जिनका सिर केवल एकलिंग जी के सामने झुकता था। अकबर भी झुका, इतिहास गवाह है। महाराणा प्रताप ने किसी सम्राट से भय नहीं खाया। यह वही प्रताप थे जिनकी हठधर्मिता ने अकबर जैसे महान मुगल बादशाह को भी बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने जब देखा कि तलवार से राणा नहीं झुकता, तो कलम से इतिहास को मोड़ने लगा, पर सच कभी मिटता नहीं। महाराणा प्रताप का उत्तराधिकार। युगों युगों तक जब जब इतिहास लिखा जाएगा, जब जब भारत की वीरता का उल्लेख होगा, तब तब महाराणा प्रताप का नाम
स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और उनके आगे केवल 3 शब्द होंगे, महान, महान और महान।